अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीएस इंग्लिश टीचर इफ़ यू आर स्टडिंग द बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को होप्स हो कि मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक आई बटन में भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट को, ट्रेजेडी को विलियम शेक्सपियर ने इसे राइट किया है। बहुत ही अमेजिंग ट्रेजेडी है ये विलियम शेक्सपियर की, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैमलेट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, इसका फुल टाइटल जो है वो ये है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। टाइप ऑफ वर्क इसकी ये एक प्ले है। जेनरा जो आता है इसमें ये आ जाती है ट्रेजेडी आ जाती है। रिवेंज ट्रेजेडी का इसे नाम दिया जाता है। रिवेंज कहते हैं बदले को। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। टाइम एंड प्लेस रिटर्न, वक्त और इसको कहाँ लिखा गया, जगह का इंतखाब कहाँ किया गया था, वो सब कुछ आपसे डिस्कस कर रही हूँ। लंदन इंग्लैंड में इसे लिखा गया था अर्ली 17th सेंचुरी में, probably 1600 to 1602. Date of first publication 1603 in period. Source of the play, प्ले के सोर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एज वाज कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries, शेक्सपियर borrowed for this plays ideas and stories from earlier literary works. शेक्सपियर ने ये जो आइडिया था ना, ये बोरो किया था, जो प्लेस के आइडियाज और स्टोरीज को ना, जो पहले के लिटरेरी वर्क से उनसे शेक्सपियर ने ये आइडिया लिया था। He could have taken the story of Hamlet from several possible sources, including the 12th century Latin history of Denmark, compiled by Saxo Grammaticus, Chester Drenum, history of Francis, and a prose work by the French writer François de Bellefort entitled Is as a Triumphant। ठीक है, ये जो था ये सोर्स प्लेस का सारा कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये क्यों शेक्सपियर के माइंड में आया और उन्हें किधर से लिया है, सब कुछ इसमें मैंने डिस्कस किया है। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द हैमलेट, the raw material that Shakespeare appropriated in writing Hamlet, the story of a Danish prince whose uncle murders the prince's father। यहाँ एक स्टोरी डिस्कस की गई है एक डैनिश प्रिंस के फादर की, जिसके अंकल ने उसके फादर को मर्डर कर दिया था। ये भी आगे सारा डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि किसने मर्डर किया था और किसके फादर को मर्डर किया गया था। The prince pretends to be a feeble-minded to the throw into his uncle off guard। शेक्सपियर का जो टच है इसमें वो भी आपसे डिस्कस करती हूँ। शेक्सपियर पोएटिक इमेजिनेशन गिव यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ट्रॉपिकल प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ही चेंज द एम्फेसिस ऑफ द स्टोरी इंटायरली, मेकिंग हिज हैमलेट अ फिलोसॉफिकल माइंडेड प्रिंसेस हु टेल्स टेकिंग एक्शंस। ये सारा जो प्ले है इसमें पोएटिक्स इमेजिनेशन जो है, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल प्रिंस ऑफ डेनमार्क की डिस्कस की गई है। उन्हें सब कुछ चेंज कर दिया था, एम्फेसाइज की थी स्टोरी इंटायरली मुकम्मल तौर पर। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, किसी भी प्ले को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैरेक्टर्स प्ले अ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल इन प्ले। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट जो हैं इस प्ले के वो हैमलेट हैं। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को कहते हैं। ठीक है, अदर कैरेक्टर्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉडियस इज़ द किंग ऑफ डेनमार्क, इलेक्टेड टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर किंग हैमलेट। Claudius has married Gertrude, his brother widow। विडो कहते हैं बेवा को। Gertrude is the queen of Denmark and King Hamlet's widow, Hamlet widows, now married to Claudius and mother to Hamlet। The ghost appears in the image of the ghost को भी डिस्कस किया है। ये appears होता है in the image of हैमलेट फादर की हैमलेट के फादर के फेस की शक्ल में अपेयर होता है। द लेट किंग हैमलेट, ओल्ड हैमलेट, इसके हैमलेट के फादर की यहाँ बात की जा रही है। फ्लोनियस कोरम्बिस इनका संबंध में है। ये क्लॉडियस चीफ काउंसलर है ये, एंड द फादर ऑफ द ओफिलिया एंड द लेयर्स। ओफिलिया और लेयर्स के ये फादर हैं। लेयर्स इज़ द सन ऑफ द फ्लोनियस, ये फ्लोनियस का बेटा है। एंड हैज़ रिटर्न टू एल्सिनोर फ्रॉम पेरिस। ओफिलिया इज़ द डॉटर ऑफ फ्लोनियस, ये फ्लोनियस की बेटी है। लेयर्स एंड ओफिलिया आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड दे आर द डॉटर्स एंड सन ऑफ फ्लोनियस। ठीक है,
who lives with her father at Elsinore. She is in love with Helmut. हेलमेट के साथ इसका अफेयर है. प्लॉट का ओवरव्यू ले लेते हैं. मेजर कन्फ्लिक्ट जो इसमें आती है वो ये है. हेमलेट फील्स a responsibility to avenge his father murder by his uncle Claudius, but Claudius is now the king and thus well protected. यहाँ हेमलेट को शक होता है, बल्कि वो सोचता है और अपनी जिम्मेदारी बना लेता है इस चीज़ को कि उसका फादर का जो मर्डर है वो उनके अंकल हैं क्लॉडियस. लेकिन यहाँ क्लॉडियस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं उनके इस वक्त हाथ, क्योंकि वो अब किंग बन चुके हैं इस वजह से, और वो वेल प्रोटेक्टेड है. मोर एवर हेमलेट स्ट्रगल्स विद हिज डाउट्स. अपने ये इसके जो शक होते हैं इनके बिना पर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तमाम चीज़ों को जांचने की देखने की कोशिश करता है. राइजिंग एक्शन थोड़ा सा बढ़ता है इसमें. द घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट. यहाँ घोस्ट जो है, घोस्ट जिनको भी कहते हैं, ठीक है, आप रूह कह लें, आप कुछ भी कह लें, अपीयर्स टू हेमलेट के पास आते हैं, हेमलेट के सामने पेश होते हैं. एंड टेल्स हेमलेट टू रिवेंज हिज मर्डरर. हेमलेट feigns madness to his intentions. Hamlet stages the mousetrap play within play. Hamlet foregoes the opportunity to kill Claudius while he is praying. ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जो स्टोरी डिस्कस की जा रही है वो ये है कि जो घोस्ट जो है ना, ये जब ये अपीयर होते हैं हेमलेट को, तो फिर इसको सारी स्टोरीज बताते हैं. ठीक है, सारी स्टोरी के ये तुम्हारे फादर के मर्डर हैं, ये तुम्हें इस क्लॉडियस को मार देना चाहिए. लेकिन हेमलेट जो होता है ये एक चांस इसके पास होता है जिसे वो ये मिस कर देता है. जब क्लॉडियस जो है प्रेइंग कर रहा होता है इन द फ्रंट ऑफ गॉड, तो वो इसे छोड़ देता है, ये चांस मिस कर देता है. उस वक्त उसे नहीं मारता. इसके पीछे भी इसकी एक साजिश होती है, वो चाहता है कि वो इसे इतनी जल्दी नहीं मारेगा. ठीक है, क्लाइमैक्स आता है इसमें फिर प्ले में. When Hamlet stabs Polonius through the ears in Act 3, Scene 4, he commits himself to overtly violent action and bring himself into unavoidable conflict with the king. जब ये हेमलेट जो है स्टैब्स करता है, वॉर करता है फ्लोनियस पे, ठीक है, एरस के थ्रू एक्ट 3 में, तो फिर उसको वो ये कमिट्स कर लेता है कि ओवल वायलेंट एक्शन एंड ब्रिंग हिमसेल्फ टू द अनअवॉइडेबल कन्फ्लिक्ट में ले जाता है खुद को, एक अनअवॉइडेबल कन्फ्लिक्ट. तो फिर जो पॉसिबल क्लाइमैक्स आता है इसमें वो एट द एंड ऑफ द एक्ट 4 में आता है और सीन 4 में आता है. व्हेन हेमलेट रिजॉल्व द कमिट हिमसेल्फ टू द वायलेंट रीजंस. सेकेंड सबको जब वो कमिट कर लेता है वायलेंट चीज़ों में. फॉलिंग एक्शन, यहाँ एक्शन थोड़ा फॉल होता है. हेमलेट इज़ सेंट टू इंग्लैंड टू बी किल्ड. यहाँ जब ये स्टोरी यहाँ जो चल रही है वो ये है कि जब उसको क्लॉडियस जो है उसको शक हो जाता है कि हेमलेट को पता लग गया है कि उसके फादर जो है उसका मर्डर मैं ही हूँ, मैंने उसका मर्डर किया है, मैंने उसे मारा है. तो यहाँ हेमलेट को इंग्लैंड भेज देता है ताकि उसको वहाँ पर कत्ल कर दिया जाए, तो किसी को कोई इशू भी नहीं होगा. यूँ होगा कि वो अपनी मौत आप मरा है. ठीक है, हेमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क. तो हेमलेट वहाँ से रह के वापस भी आ जाता है, डेनमार्क में वापस आ जाता है. ये सब कुछ जो काम क्लॉडियस ने करवाया था, इसके 2 फ्रेंड्स होते हैं हेमलेट के, उनके थ्रू करवाया था कि तुम इसे इंग्लैंड लेके जाओ वहाँ, तो उसके दोस्त उसे ले जाते हैं. लेकिन फिर वो कुछ भी करके वापस आ जाता है डेनमार्क में. एंड कॉन्फ्रंट्स लेट्स एट ओफिलिया फनल. और जो होते हैं इसके ओफिलिया के फनल पे वो आता है ओफिलिया फर्नस. ठीक है, लेट्स एट ओफिलिया फर्नस एंड फेंसिंग मैच द डेथ ऑफ द रॉयल फैमिली. और फिर यहाँ इन रॉयल फैमिली में से किसी की डेथ होती है, उस पर वो आता है. प्ले फुल ऑफ अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज. प्ले में जो है ना वो मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है और सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व है, उनको हल नहीं किया गया. ठीक है, सारी प्ले में सब कुछ यही चल रहा है. शेक्सपियर वेंट फार बियॉन्ड मेकिंग अनसर्टेनली अ पर्सनल आइडियोसिंक्रेसी ऑफ द हेमलेट. ये इस चीज़ से बहुत परे हटके शेक्सपियर ने सब कुछ किया है, उनकी पर्सनल आइडियोसिंक्रेसी से हेमलेट की. इंट्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एम्बिग्यूटीज़ इनटू द प्ले. बहुत ज़्यादा इन्होंने एम्बिग्यूटीज़ प्ले को में डिस्कस की हैं. डेट इवन द ऑडियंस कैन नॉट रिजॉल्व द सर्टेनिटी. इसी वजह से हता कि जो ऑडियंस जो है वो इस सर्टेनिटी को यकीनन नहीं रिजॉल्व कर सकती. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. Whether Hamlet's mother Gertrude shares in Claudius' guilt. जब हेमलेट की जो मदर होती हैं गर्ट्रूड, वो शेयर्स करती हैं क्लॉडियस की गिल्ट को, उसके कसूर को, गलती को. Whatever, Hamlet continues to love Ophelia even as he spurns her in Act 3. लेकिन हेमलेट जो होता है वो फिर भी इससे लव करता है ओफिलिया से. Whatever
ओफीलियाज डेथ इज सुसाइड और एक्सीडेंट। ओफीलिया की जो डेथ होती है वो उसे सुसाइड कहा जाता है या एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है। वेदर द घोस्ट ऑफर्स रिलायबल नॉलेज और सीक टू डिसीव द टेम्प्ट हैमलेट एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब ये घोस्ट अपेयर होते हैं तो ये आके कहते हैं कि सब कुछ देखे, इस किसने कत्ल किया है, उसके फादर को। उसे बता भी देते हैं कि क्लॉडियस ने किया है सब कुछ, लेकिन उससे कहते हैं कि इस पर टेम्प्ट करो, वो ज़्यादा कोशिश करो और अच्छी तरह चीज़ों को डिस्कस करो, ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हें किसने धोखा दिया है। वेदर हेमलेट कुड बी मॉरली जस्टिफाइड इन टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज अंकल। हेमलेट जो होता है वो मॉरली जस्टिफाई करना चाहता है इन सब चीज़ों को, अपने वालद का रिवेंज लेना चाहता है अंकल से। Shakespeare make it clear that the stakes riding on some of these questions are enormous. The action of these characters being disaster, ये सारे जो actions हैं characters के सारे disasters की तरफ जाते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं। Upon on an entire kingdom, एक entire kingdom में, मुकम्मल kingdom में। At the end of the play, it is not even clear whether justice has been achieved. और प्ले के एंड पे भी हमें ये नहीं पता चलता कि जस्टिस जो है वो मुकम्मल किसको मिला भी है या नहीं। क्वेश्चन जो इसके बन जाते हैं उसमें ये आ जाते हैं, बाय मॉडिफाइंग अनरिमार्केबल इवेंट्स स्टोरी ऑफ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क इनटू अ ट्रेजिकल प्ले, हाउ डिड शेक्सपियर मेड इट यूनिवर्सली अपीलिंग ट्रेजेडी। इसमें आ जाती है रेनेसांस स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म आ जाती है, फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेनेसांस स्पिरिट्स इन्फ्यूज इन रिवेंज स्टोरी by modifying his source material in this way, Shakespeare was able to take an unremarkable revenge story and make it resonate with the most fundamental themes and problems of the Renaissance. रेनेसांस ह्यूमैनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। द राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है, ह्यूमैनिज्म का राइज को इसको डिस्कस करेंगे हम। द रेनेसांस इज़ अ वास्ट कल्चर फिनोमेना that began in the 15th century Italy with the recovery of the classical Greek and Latin texts that had been lost to the Middle Ages. रेनेसांस एक कल्चर फिनोमिना है जो स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में इटली में। रिकवरी हुई थी इसमें क्लासिकल की ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट में, और फिर डेट हैज़ बीन लॉस्ट टू द मिडिल एजेस, और मिडिल एजेस में लॉस्ट हो गया था। द स्कॉलर हु enthusiastically rediscovered these classical texts were motivated by an education and political ideal called in Latin, ठीक है, humanitas. Renaissance humanism, as this movement is now called, generated as new interest in human experience and also as an enormous optimism about the potential scope of human understanding. ये मूवमेंट है जिसे कहा जाता है जनरेटेड अ फ्यू इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट शो करती है, इंटरेस्ट जनरेट करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस में, और also known as enormous optimism about the potential scope of human understanding. Hamlet's famous speech in Act 2, what a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form of moving, how expression admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the paragon of the animals. Main objective of humanism. For the humanists, the purpose of the cultivating reason was to lead to be a better understanding of how to act, and their fondest hope was that the coordination of the action and understanding would lead to great benefits for society as a whole. Its spread and skepticism एट द रेनेसांस स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़, जैसे जैसे रेनेसांस जो होती है वो स्प्रेड होती है, फैलती है दूसरे मुल्कों में 16 और 17 सेंचुरीज में, हाउएवर अ मोर skeptical strain of humanism developed, stressing the limitation of human understanding, for example, limitation of human experience. A 16th century French humanist Michel G. Montaigne was no less interested in studying human experience than the earlier humanists were.
16th सेंचुरी में एक फ्रेंच ह्यूमनिस्ट थे माइकल, जो कि इतना इंटरेस्ट नहीं था इन्हें स्टडी करने में, ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्टडी करने में, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर ह्यूमनिस्ट जो जिनको इंटरेस्ट था, बट द मेंटेन द वर्ल्ड ऑफ द एक्सपीरियंस वाज अ वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को जो कि अपीयरेंस थी वर्ल्ड की, एंड दैट ह्यूमन बीइंग्स कुड नेवर होप टू सी पास्ट दिस अपीयरेंस into realities that lie behind them. Hamlet is faced with the difficult task of the correcting an injustice that can never save sufficient knowledge of a dilemma that is by no means unique or even uncommon. हेमलेट जो है यहाँ फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल अपने टास्क को अचीव करने में और करेक्टिंग करने में कि कैसे इंसाफ दिलवाया जाए उसके फादर को, इस सब कुछ चीज़ें ये इसको फेस करनी पड़ी हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें. द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कस स्पाइट that ever I was born to set it right. And Hamlet, ये जो बेसिकली ये जो क्योर्स है ना, ये येलो में जो मार्क किए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अगर आप लोग इसे किसी भी प्ले में या उसकी समरी में क्रिटिकल एनालिसिस में लिखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे टीचर्स को भी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपका लिखा हुआ अच्छा लगता है. And while Hamlet is fond of pointing out questions that cannot be answered because they concern supernatural metaphysical matters, यहाँ पे हेमलेट जो है इसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. वो उनके आंसर्स लेने के लिए एक उस जगह जाता है जहाँ से घोंस लेके जाते हैं उस जगह पर. वहाँ से भी कहीं आवाज़ें भी आती हैं, सुपरनेचुरल चीज़ें होती हैं, वो मेटाफिजिकल मैटर्स होते हैं. तो वो उससे फिर सारी स्टोरी बताते हैं. तो फिर इसे यकीन होता है कि क्लॉडियस ने वाकई ही मर्डर किया है इसके फादर को. द प्ले एज अ होल चीफली डिमॉन्स्ट्रेट्स द डिफ़िकल्टी ऑफ नोइंग द ट्रूथ अबाउट द पीपल, द गिल्ट एंड इनोसेंस. गिल्ट कसूर को कहते हैं, इनोसेंस मासूमियत को कहते हैं. Their motivations, their feelings, their relative states of the sanity and insanity. To be or not be, that is the question. शेक्सपियर का क्योट है ये. To be or not be, that is the question. क्वेश्चन इसमें आते हैं वो ये आ जाता है कि राइट ब्रीफ नोट ऑन वेरियस थीम, मोटिव्स एंड सिम्बल्स इन द प्ले ऑफ हेमलेट. थीम्स इसमें जो हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ. सारे इनके आंसर मैंने साथ साथ ही डिस्कस किए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. थीम्स हैं इसमें द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शंस एंड द मिस्ट्री ऑफ डेथ, द नेशन एज अ डिसीज्ड बॉडी. ये इसके थीम्स हैं. इसमें मोटिव्स कौन कौन से हैं? मोटिव्स इसमें मोटिव्स जो है इसके बेसिकली इसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स एंड इंसेक्शियस डिजायर आ जाता है, एयर्स एंड हेयरिंग्स आ जाते हैं, डेथ एंड सुसाइड्स आ जाते हैं, डार्कनेस एंड द सुपरनेचुरल, मिसऑर्गनी आ जाते हैं. ठीक है, ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको शॉर्ट में भी आ जाता है. इसमें मोटिव्स कौन से हैं प्ले हेमलेट्स के, या फिर इसके थीम्स कौन से हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको आ जाता है. होप्स हो कि आपको हेमलेट की स्टोरी कंप्लीट समझ आ गई होगी. इसके लास्ट की जो स्टोरीज है ना, कुछ इसमें डिस्कस नहीं की क्योंकि उसके पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिक्स करके लिखे हुए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ. लास्ट पे है ना जो इसके जो क्लॉडियस जो होते हैं इसके अंकल हेमलेट के, वो इसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं. इनके दरमियान एक वॉर होती है, एक जंग होती है जिसमें उन्होंने सोचा होता है कि वो तलवार को बिल्कुल जहर से भर देते हैं ताकि जिससे हेमलेट का कत्ल हो जाएगा. शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन बेसिकली लास्ट पे यही होता है कि हेमलेट जो होता है वो जो जहर से भरी तलवार है वो हेमलेट को नहीं बल्कि इसके अंकल को ही लग जाती है, क्लॉडियस को, जिसकी वजह से उसकी खुद की अपनी डेथ हो जाती है और प्ले का यहाँ पे एंड हो जाता है. रिवेंज भी इसका कंप्लीट हो जाता है हेमलेट का, जो इसने अपने फादर से लिया था, फादर के लिए लिया था, फादर के मर्डर से, अपने अंकल क्लॉडियस से. यहाँ पे इस ट्रेजेडी का एंड इस तरह से होता है, इसलिए इसे रिवेंज ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज भी कहा जाता है, रिवेंज ट्रेजेडी. तो इसका ये क्वेश्चन था जो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस किया. वीडियो को कंप्लीट लास्ट में देख लिया करें. अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.